सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आज हमारे साथ हनुमान गर्ग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। तो चलिए क्यों ना इनसे भी एक छोटी सी खास चर्चा कर ही ली जाए कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो है तो इनकी क्या विचारधारा होती है और किस तरह से जो है तो आज जो क्षेत्र को किस नज़रिए को देखा जा रहा है कि चाहे रोज़गार की बात करें हम, चाहे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की। हनुमान जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र को लेकर के जो है तो आप किस तरह अपनी चिंता जाहिर करेंगे और क्या आप जो है तो अपने विचारधाराओं को किस तरह से रखेंगे यहाँ पर, खासतौर पे कोतमा विधानसभा की बात करूँगा। निश्चित तौर पर पहले तो आप राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे अपना विषय रखने के लिए अवसर दिए। निश्चित तौर पे कोतमा विधानसभा, अगर आप पूरे मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में देखोगे तो कोतमा विधानसभा कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ा है। और इसका कारण जो मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि कोतमा विधानसभा में पिछले 2 पंचवर्षीय से कांग्रेस के विधायक ने प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने केवल एक बहाना बनाया, कभी क्षेत्र का विकास करने के लिए कभी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, केवल एक बहानेबाजी कि हम विपक्ष में हैं। इस बात को लेके कोतमा को इतना पीछे कर दिया उन्होंने कि आज कोतमा विकास की गति में कहीं ना कहीं एक थम सा गया है, रुक सा गया है, जबकि अवसर बहुत है। एक विधायक होने के नाते आप अगर पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में प्रयास करते तो ना तो यहाँ पर रोजगार की कोई दिक्कत होती और ना तो यहाँ पर विकास की कोई दिक्कत होती। तो केवल मुझे व्यक्तिगत रूप से और ऐसा क्षेत्र में भी लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व जो 2 पंचवर्षीय से कांग्रेस के विधायक जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने कोई बहुत सार्थक प्रयास नहीं किया। नहीं तो विधायक रहते हुए इतने बड़े बड़े काम यहाँ पर किए जा सकते हैं कि लेकिन वही केवल बहानेबाजी। इस कारण से हमारा कोतमा क्षेत्र अभी पिछड़ा हुआ है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक अगर हमारे दल का कोई प्रतिनिधि होता तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि कोतमा की आज स्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति भी बहुत, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होता और रोजगार और हर तरह की विकास की पूरी संभावनाएं हैं और वो पूरी होती। अभी हाल फिलहाल जो है तो अगर इस क्षेत्र की बात करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी कई बार जो है तो आप लोगों के माध्यम से भी ये जानकारियाँ मिलती हैं और अन्य जो भी यहाँ के समाज सेवी नेता हैं उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं पर एक दर्द जाहिर हुआ सोशल मीडिया में कि अस्पताल को लेकर के। और यहाँ पर आपके कोतमा विधानसभा क्षेत्र में ही कई ऐसे शासकीय विद्यालय हैं, कई सड़कें हैं जिनको लेकर के डेवलपमेंट की बात तो की जाती है, कहीं ना कहीं पर भूमि पूजन भी होता, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की सुविधाओं को जानना चाहूँगा। देखिए, मैं बिल्कुल सही बोला आपने कि कोतमा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखें तो कहीं ना कहीं पिछड़ा है। मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि माननीय विधायक जो अभी सुनील सराफ जी कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एक शपथ पत्र गांधी चौक में चुनाव के पहले शपथ पत्र में हस्ताक्षर किया था कि मैं कोतमा की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करूँगा। इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, आप देख पा रहे होंगे कि कोतमा विधायक ने एक जनहित पे विधानसभा क्वेश्चन लगाने पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत नामों से कि उन्हीं के दल के नेता हैं कोई राजकुमार शुक्ला जी, आप थोड़ा सा विधानसभा क्वेश्चन उठाए का पूरा सूचना के अधिकार के माध्यम से निकलवाइएगा। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक पहला ऐसा विधायक होगा जो किसी व्यक्ति से रंजिश मानकर इतने क्वेश्चन अगर आप जनहित के मुद्दों पे लगाए होते तो कहीं ना कहीं कोतमा विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ गया होता। लेकिन आपने पूरा समय 5 साल का समय अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए, क्या जनता आपको इसलिए माननीय विधायक चुनी थी कि आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ोगे, आप किसी व्यक्ति के ऊपर 100 क्वेश्चन लगाओगे? ये क्या तरीका है, किस दिशा पे आप इस कोतमा विधानसभा को लेके जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अगर जनहित के मुद्दों पर क्वेश्चन लगाए गए होते तो कोतमा के स्वास्थ्य की व्यवस्था भी अच्छी होती
कोतमा में अन्य विकास के कार्य भी बहुत होते। वो तो पूरा समय अपने दल के लोगों के साथ लड़ाई करने में व्यतीत कर दिए। कहाँ उनके पास समय कहाँ है क्षेत्र के विकास की चिंता करने के लिए? उनको तो बस अपने दल के लोगों को कैसे ख़त्म करना है, धराशायी करना है। आप विधायक हो, आप कोतमा को सकारात्मक दिशा में लेके चलो। कोतमा को नकारात्मक दिशा में लेके चलोगे, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आने वाले भविष्य में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। आप पूरा ध्यान अगर सकारात्मक चीज़ों में लगाए होते तो निश्चित तौर पर आज कोतमा की दशा और दिशा वो बहुत आगे होती। 2 कार्यकाल आपके इस कोतमा के, जिसमें मैं सिर्फ नगर पालिका की बात करूंगा, एक तरफ राजेश सोनी जी जब होते थे और आज वर्तमान की स्थिति, इस पर भी जरा प्रकाश डालेंगे। मैं तो कहता हूं कि मेरी मिसेज भी पिछले परिषद में पार्षद थी, लोक निर्माण विभाग की सभापति थी। आज अगर आप कोतमा पूरे नगर को देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, सड़क, नाली, है ना, लोगों को पीने का शुद्ध पानी, इस व्यवस्था में पूरे संभाग में कोतमा अव्वल नंबर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जहाँ जहाँ भी चुना जाएगा उसकी प्राथमिकता केवल और केवल विकास होगी। और मैं ये कोई आपके मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के विकास का पर्याय है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप चल के देखो, हमने कोतमा नगर को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत मजबूत कर लिया है और अब ज़रूरत है इस कोतमा नगर को बढ़िया सुंदर बनाने के लिए, एक स्वच्छ सुंदर कोतमा बनाने के लिए हमने बेस तैयार करके दिया है। और लेकिन कांग्रेस के परिषद के लोग, वही बताया ना मैं, कि केवल बदले की भावना की राजनीति करते हैं, उनका ध्यान विकास की तरफ रहता नहीं है। वो तो ये करते हैं कि कैसे लोगों का दमन किया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, केवल इस दिशा में वो सोचते हैं। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि हमको अपना पूरा, जब तक हम जनप्रतिनिधि के रूप में दायित्व निभा रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान केवल और केवल फोकस विकास में होना चाहिए, लोगों के सहयोग में होना चाहिए। लोगों को कभी हम पद में रहकर परेशान करने की ऐसी सोच रख कर, अगर हम जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो निश्चित ही जनता हमको माफ़ नहीं करेगी और उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा। आज तमाम कई तरह के से प्रत्यक्ष रूप से जो है तो हमारे सामने भी सवाल खड़े होते हैं। ख़ासतौर पर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आज बेरोज़गारी और एक जो महंगाई का दौर है और एक तरफ सरकार की योजनाएं होती हैं। आप देखिए, जैसे अभी आपसे ही चर्चा के दौरान हमने कहा कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, इस स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या 20 सालों में जो है तो कितनी सुधर पाई और इससे पहले क्या स्थिति थी? देखिए, अगर पूरे आप देश की बात करोगे, पूरे प्रदेश की बात करोगे, तो आप मीडिया जगत से जुड़े हो, आप बताओ कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जब तक हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे, हमारे पास ऐसे प्रोडक्शन हाउस नहीं होंगे जहां से स्वास्थ्य सेवक निकलते हैं, तब तक हम उसकी आपूर्ति कैसे कर पाएंगे? तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर नए नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। अभी आप हमारे शहडोल में देखो, यहाँ से भी लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसी सुविधा, जब तक हम नए नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे तब तक हम डॉक्टरों की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सरकार ने बहुत सार्थक प्रयास किया है। माननीय मोदी जी ने इस देश के अंदर कितने एम्स बनाए हैं, उनका लाभ किसको मिल रहा है? लोगों को मिल रहा है। हम धीरे धीरे, हमारी सरकार जो है इस देश की संरचनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में काम कर रही है। कांग्रेस ने हमको दिया क्या था? ना तो सड़कें होती थी। इस मध्य प्रदेश में ही 2003 के पहले क्या स्थिति थी आप बताओ? कि ना तो सड़कें होती थी, ना बिजली होती थी, ना पानी होता था। अभी तो हमारी सरकार केवल बेसिक चीज़ों पे काम कर रही है और जिस दिन ये हमारी ज़मीन तैयार होके खड़ी हो जाएगी, उसके बाद देखना आप, देश के अंदर खुशहाली होगी, देश के अंदर चारों तरफ सुख सुविधाएं होंगी। अब हम लगभग उस स्थिति में आ गए हैं कि जहां से हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात और मुझे जाननी है आपसे कि देखिए क्या होता है, कई बार अगर जैसे अपोजिशन का कोई विधायक प्रतिनिधि बैठा हुआ है और वहाँ पर विधायक की कुर्सी में बैठने के बाद अगर कोई ये बात कहे कि हमारी सरकार आएगी तभी हम सब कुछ करेंगे, तो क्या जनप्रतिनिधि बनने के बाद लोगों के हाथ में इतनी पावर नहीं होती कि वो स्वयं कुछ कर सकें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे फंडिंग नहीं हो रही हो या पैसा नहीं आता? क्या समस्या कहाँ पर होती है? आप मुझे एक चीज़ बताओ, देश में इतने बड़े बड़े समाज सेवक देखे हैं
कि लोगों के पास ना पावर नहीं रहता, संसाधन नहीं रहता, उसके बाद भी अगर उनके अंदर समाज सेवा की ललक है तो वो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ के और रास्ते बना देते हैं। आपको तो सरकार ने आपको फंड दिया है, लेकिन आप उस फंड का उपयोग कहाँ करोगे? पुल पुलियों का निर्माण में करोगे, जिसमें कमीशन ज़्यादा आता है। आप ऐसे चीज़ों में खर्च करोगे जिसकी उपयोगिता है। मैं नहीं कहता कि पुल पुलियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कुछ उसमें से राशि स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर सकते हो, आप उसमें से सिंचाई के क्षेत्र में खर्च कर सकते हो। आपने शपथ पत्र किया था कि मैं पूरे विधानसभा के अंदर फ्री में कोचिंग क्लास चलाऊंगा, क्यों नहीं चला पाए आप? क्यों नहीं? हर कुछ सरकार ही करेगी। आपके पास इतना बजट आता है, आपका विधायक मद होता है, आप उसमें से दो चार हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं, उनको देते हैं विधायक मद से पैसे, वो फ्री में कोचिंग क्लास है। लेकिन आपकी सोच नहीं है, आपको तो एक बहाना बनाना है कि हमारी सरकार नहीं है। 15 महीनों की सरकार में क्या किया? आपने दमन किया कि आप ध्वजारोहण करोगे तो विधायक करेगा, और भाजपा के लोगों को चिन्हित करके आप उनके दमन करने का प्रयास किया। 15 महीनों ने आपकी एक उपलब्धि बता दो मुझे। मैं तो भरे बाजार आपके माध्यम से कहता हूं कि आप तो तर्क कर लो, गांधी चौक में आप कुर्सी लगा लो, डिबेट कर लो कि आप 15 महीने में एक उपलब्धि बताओ। आप एक उपलब्धि है कि आपने कोतमा नगर पालिका में हमारी महिला अध्यक्ष थी भाजपा की, आपने उनके अधिकारों का हनन किया। ऐसे केवल और केवल आपने कोतमा विधानसभा को केवल और केवल बदनामी का दाग दिया है। कभी सकारात्मक दिशा में कोतमा विधानसभा का पूरे देश के अंदर नाम लिया जाता है, छेड़खानी में होगा तो कोतमा विधानसभा का नाम होगा, रिवॉल्वर चलाने में होगा तो कोतमा विधानसभा का नाम होगा, वो कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का नाम होगा तो कोतमा विधान। आखिर क्या ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति बिना कुछ करे आपके ऊपर केवल आरोप लगाए? कहीं ना कहीं आपके अंदर खामी है। पहले आप चिंतन करो, उस बात पे सोचो। आप जनप्रतिनिधि हो, किसी एक दल के व्यक्ति नहीं हो। आपने तो केवल और केवल हिटलर शाही की है, डिक्टेटरशिप की है, और कोतमा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जो सर झुकाएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। बहुत यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनकर सर उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो जनता ऐसा कुचलेगी ना कि समझ में नहीं आएगा। अभी जैसा आपने कहा कि जनता जनप्रतिनिधि की बात, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जैसे आने वाले समय अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर के हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, चुनाव यात्रा है हमारी, हम लोग सभी लोगों से जो है तो तरह तरह की बात कर रहे हैं, तर्क वितर्क हमारा चालू है। उसमें अगर मैं ये कहूँ आपको कि आने वाले समय में अगर आपको अवसर मिला और आप विधायक बन भी गए और आपकी सरकार नहीं रही मध्य प्रदेश में, तब आप किस तरह से फेस करेंगे? देखिए, मैं भी, सही बात है, मैं भी प्रत्याशा में हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाए। अब ये दल तय करेगा कि कौन प्रत्याशी बनता है। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि कभी मैं इस बात का तो बहानेबाजी नहीं बनाऊंगा कि हमारे पार्टी की सरकार नहीं है। क्योंकि अगर आप करना चाहो ना, एक सामान्य सा आदमी ना करना चाहे तो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। और विधायक जैसे पद में रहने के बाद तो ना आप लोगों को प्रेरित करो ना। आप जरूरी थोड़ी है कि सरकार के माध्यम से जन सहयोग लो ना, लोगों का सहयोग लो। कुछ काम करना है तो आप लोगों की भागीदारी निश्चित तो करो। लोग, ये समाज इतना अच्छा समाज है ना कि आप अगर अच्छा काम करोगे ना तो लोग न तो पैसे की कमी आने देंगे, न तो शारीरिक रूप से कमी आने देंगे। वो वहाँ उपस्थित होकर आप एक कदम बढ़ाओ, लोग इतने कदम बढ़ाएंगे कि हमारा अगर सकारात्मक सोच रहा तो हमको सरकार, ये एक बहानेबाजी होता है कि हमारी सरकार नहीं है। आप ऐसा चरित्र रखो ना कि विपक्ष के लोग भी, सरकार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप तो केवल, अभी आप बताओ कि कभी आपने प्रयास किया, कभी आपने कोतमा विधानसभा में कोई अनशन किया, लोगों को लेके, समाज के लोगों को अनशन किया कि इस विषय में मांग की, कोई ठोस मांग की? उद्योग धंधों की बात करते हो, आपके पास विधायक मत है, जरूरी है क्या कि बहुत बड़ा वार्ड
हार्वेस्टिंग, लिफ्ट इरिगेशन हो, आप अपने मद से छोटे छोटे बांध बनाते, छोटे छोटे डैम बनाते, वहाँ पर कृषि के लिए नहर बनाते, ऐसे साधन उपलब्ध कराओ ना। लेकिन ये केवल और केवल, मुझे लगता है, मेरे जैसे व्यक्ति को तो यही लगता है कि सरकार की केवल और केवल बहानेबाजी होती है। एक सामान्य सा आदमी, वो माझी जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने पूरा अकेले पहाड़ तोड़ दिया। तो विधायक रहने के बाद ये बात कहना कि सरकार नहीं है, ये तो कोरी मतलब झूठी बातें हैं, लोगों को बरगलाया जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को तो कभी जनप्रतिनिधित्व करना भी नहीं चाहिए। जो ये बहानेबाजी करते हैं, उनको ये जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। देखिए, एक समय होता था, जब बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर ये बताया जाता था कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर बिजली, पानी, सड़क और मकान। आज थोड़ा सा चेंजिंग ये हुआ कि अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हमारे क्षेत्र का नौजवान अगर शिक्षित होगा तो कुछ भी कर लेगा। तो आप किस तरह से शिक्षा के स्तर में सुधार लाएंगे? सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ विद्यालयों की कमी नहीं है। मॉडल स्कूल है, एकलव्य स्कूल है। अभी मुख्यमंत्री जी ने अपना मुख्यमंत्री सीएम राइस खोला है। तो संस्थान की कमी नहीं है, हमारा दायित्व है। अगर हम समाज में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या हमने कभी प्रयास किया कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? केवल पेरेंट्स का और शिक्षकों का ये प्रयास होना चाहिए। हमने, जैसे मैं जनभागीदारी के रूप में अध्यक्ष जब महाविद्यालय में बना, मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने कार्यकाल में कॉलेज में कोचिंग क्लास चलाऊंगा, निःशुल्क कोचिंग। वहीं के प्रोफेसर्स, मैं उनसे निवेदन किया, उन्होंने संचालित किया। आज उसका सुखद परिणाम मिल रहा है। हम बिना कुछ इन्वेस्ट किए, लेकिन सोच होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग क्लास चलाना चाहते हैं, जो दिशा देना चाहते हैं। आप उनसे संपर्क करो, उनसे रिक्वेस्ट करो। मान लो निःशुल्क नहीं चला सकते, लेकिन बहुत छोटी सी फीस लगाकर भी तो आप चला सकते हो। देखिए, इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा और खेल, इन क्षेत्रों में बच्चों को जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप इस क्षेत्र से बच्चों को नहीं जोड़ोगे तो एक सुदृढ़ और स्वच्छ समाज की आप कल्पना करना बंद कर दो। क्योंकि बच्चों को खेल और शिक्षा से जोड़ना बहुत आवश्यक है। जो एक शिक्षित, जो चीज़ शिक्षा दे सकता है और कोई दूसरी चीज़ नहीं दे सकता है, जो चीज़ खेल का मैदान दे सकता है वो दूसरा चीज़ नहीं दे सकता है। तो मेरा तो, अगर मुझे कभी अवसर मिला तो आप देखना, मैं आप जैसे लोगों के सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र को शिक्षा में और खेल में कितना, और स्वास्थ्य की दिशा में भी हम सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे। कोई एक व्यक्ति के प्रयास करने से समाज नहीं सुदृढ़ होता है। हम सारे लोगों को, समाज के ऐसे जिम्मेदार लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा उनसे। और अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो ये समाज आपको सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। और यहाँ पर से जो है, तो आज की जो हमारी खास चर्चा, क्योंकि चुनाव जो है तो अभी कम से कम 4 महीने लगभग दूर है, और यहाँ पर जो है तो हमारी वैकल्पिक चर्चाएं हैं। वैकल्पिक इसलिए क्योंकि आने वाले समय में, और इससे पहले भी कई बार यह देखा गया कि लोगों के अंदर बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं और लोग उन्हें सामने प्रकट करना चाहते हैं, पब्लिक प्लेस पर रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर यह होता है कि लोग अपनी बात रख नहीं पाते या फिर उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। कई सारी कमियां होती हैं। तो चलिए, हमारी एक जो शुरुआत है, और ये हमारी शुरुआत जो है तो लगातार पूरे विधानसभा चुनाव तक चलती रहेगी। इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।